तो दोस्तों बीते कुछ महीनों के अगर खबरों को उठा के देखा जाए तो काफी बड़े मात्रा में ये चर्चा हुआ कि भारत को बॉम्बर एयरक्राफ्ट चाहिए। और असल में ये चर्चा का शुरुआत तब हुआ जब पूर्व एयरफोर्स के चीफ की तरफ से ये बताया गया कि भारत के लिए अब स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हासिल करने का समय आ गया है। अब दोस्तों ऐसे बयान को लेके कई सारे अलग अलग तरीके के तथ्य और अलग अलग तरीके के सवाल है, लेकिन इन सभी चीजों के बीच में बॉम्बर एयरक्राफ्टों को लेके तो अवश्य चर्चा हुआ। और ये चर्चा तब और तूल पकड़ा जब अमेरिका की तरफ से भारत में एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन और उसके बाद भारत में आयोजित एक एयर एक्सरसाइज के लिए B-1 बॉम्बरों को भेजा गया। बेसिकली दोस्तों माना जाता है कि अमेरिका भारत को बॉम्बर एयरक्राफ्टों के ऑफर करना चाहता है और इस ऑफर को और मजबूत करने के लिए ही अमेरिका के द्वारा B-1 बॉम्बर एयरक्राफ्टों को भारत में भेजा गया था। पर यहाँ पे अमेरिका के लिए एक बड़ा चुनौती है रशिया। आप लोगों को पता ही होगा कि रशिया असल में भारत का सबसे पुराने दोस्त और हथियारों का सप्लायर है, जिससे भारत लगभग 75 साल से हथियारों को खरीद रहा है। पर बीते कुछ सालों में अमेरिका भी भारत के लिए एक उभरता हुआ साथी बना है, जो कुछ बेहतरीन हथियारों का ऑफर भी भारत के सामने रखा है, लेकिन इसे लेके भी कुछ सवाल है। और ऐसे में सवाल बना हुआ है कि भारत अगर बॉम्बर एयरक्राफ्ट खरीदता है तो किससे खरीदेगा, मतलब अमेरिकन B-1 बॉम्बर खरीदेगा या रशियन Tu-160 या Tu-22 जैसे बॉम्बरों को खरीदेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे भारत कौन सा बॉम्बर खरीदेगा इसे लेके चर्चा हो रहा है, तो वहीं पे हाल ही में एक ऐसे खबर खुल के आगे आया है जो कि इन दोनों देशों के मंसूबे के ऊपर ही पानी फेर सकता है। मतलब इससे रशिया और अमेरिका दोनों को ही झटका लग सकता है, क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रशिया के Tu-160 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बरों के ऊपर भारत के इंटरेस्ट संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया और भारत का फिलहाल फोकस मल्टी रोल एयरक्राफ्टों के तरफ है। अब दोस्तों ये जो बॉम्बर एयरक्राफ्टों को लेकर चर्चा शुरू हुआ है ये असल में हाल ही में ही हुआ है, जब एक थिंक टैंक के मीटिंग के दरमियान पूर्व एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल अरूफ राहा के तरफ से कहा गया कि अब भारत को कम से कम 6 से 8 लॉन्ग रेंज के स्ट्रेटेजिक बॉम्बरों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए। और इस बात को लेकर अरूफ राहा की तरफ से एक तरीके से समर्थन दिया गया। हालांकि दोस्तों इसके बाद कई सारे एयरफोर्स के अधिकारियों के तरफ से भी अपनी बातों को रखा गया और कई सारे अधिकारियों का मानना है कि एयरफोर्स की तरफ से तो कभी भी इस तरीके के बातों को नहीं कहा गया या एयरफोर्स का फिलहाल तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। हालांकि दोस्तों कुछ साल पहले मतलब साल 2015-16 के दरमियान Tu-22 M3 बॉम्बरों को लेकर भी एक तरीके का ऐसा ही सिमिलर चर्चा शुरू हुआ था, लेकिन ये चर्चा एयरफोर्स को लेकर नहीं बल्कि नेवी को लेकर था। और रिपोर्ट में दावा किया गया था कि लॉन्ग रेंज के एंटीशिप मिशनों के लिए भारत को कम से कम रशिया से कुछ Tu-22 M3 जैसे बॉम्बरों को लीज में लेना चाहिए। हालांकि दोस्तों खाली ये चर्चा तक ही रहा और इसके बाद इसे लेके किसी भी तरीके का बात नहीं उठा। पर इंडियन एयरफोर्स के अगर बॉम्बर एयरक्राफ्टों के संभावनाओं को देखा जाए तो कुछ साल पहले खबर आया था कि रशिया के द्वारा भारत को सुखोई Su-34 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जो कि सुखोई 27 एयरक्राफ्टों के ही बेस पे बना हुआ एक फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, जो कि लॉन्ग रेंज के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में तो कतई नहीं जाता है। पर दोस्तों भारत की तरफ से ऑफिशियली रशिया के इस खबर को लेकर कभी भी कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन अब तक जितना भी रिक्वायरमेंट का खबर आया है उसमें सबसे अधिक चर्चा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को लेकर ही होता है। और भारत को बड़े मात्रा में मल्टी रोल एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है जो एक साथ कई सारे रोलों को निभा सके, मतलब एक साथ कई तरीके के अलग अलग ऑपरेशनों में इस्तेमाल हो सके। अब दोस्तों बॉम्बर एयरक्राफ्टों को लेकर खबर यह है कि इंडिया की तरफ से शायद Tu-160 बॉम्बरों को लेकर इंटरेस्ट दिखाया गया और कुछ रिपोर्टों में दावा यह भी किया जाता है कि भारत के द्वारा रशिया में कुछ पुराने जो Tu-160 बॉम्बर है उसे रिपेयर करके हासिल करने को लेकर सोच विचार रखा गया। पर ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक कभी ऐसा कोई भी बातों का जिक्र नहीं किया गया और ऐसे खबरों को हर बार डिनाई ही किया गया। हालांकि दोस्तों सवाल इसीलिए भी उठता है क्योंकि इसके बाद अचानक से अमेरिका की तरफ से भारत के सामने बॉम्बर एयरक्राफ्टों को लेकर काफी नरमी दिखाया गया और लगातार अमेरिका के द्वारा भारत में बॉम्बर एयरक्राफ्टों को भेजा जाना शुरू किया गया। और दोस्तों इसी वजह से थिंक टैंकों के अंदर चर्चा किए जाने वाले इन खबरों को लेकर सवाल काफी अधिक उठता है और लोगों के मन में शक भी होता है कि शायद कुछ ना कुछ जगह में कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होगा और इसीलिए शायद अंदरूनी तरीके से या फिर कहते अनऑफिशियल तरीके से इन ऑप्शनों को तलाशा भी जा रहा होगा। पर ऑफिशियली कभी भी किसी तरीके से इन चीजों का जिक्र नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि भारत का फिलहाल सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। आप लोगों को पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीबन 42 क्वाड्रन एयरक्राफ्ट होना चाहिए, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास केवल मात्र 30 क्वाड्रन एयरक्राफ्ट है और इनमें से भी करीब करीब आधा के आसपास एयरक्राफ्ट आने वाले 10 से 15 साल के अंदर रिटायर्ड हो जाएगा। और ऐसे में दोस्तों खाली रिटायर्ड होने वाले एयरक्राफ्टों के जगह को भरने के लिए ही नए एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, बल्कि दो फ्रंट के लड़ाई के संभावनाओं को देखते हुए 42 क्वाड्रन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी नए एयरक्राफ्ट चाहिए। दोस्तों भारत की तरफ से कई तरीके के नए एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन ये डेवलपमेंट प्रोसेस में डिले एक तरीके से श्राप बना हुआ है। और दोस्तों डिले के कारण फिलहाल एयरफोर्स के अगर स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है या एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को और मजबूत करना है तो अन्य देशों से भी मल्टी रोल एयरक्राफ्टों को खरीदना पड़ेगा। और शायद इसी कारण से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को भी जारी किया गया है, पर यह भी एक तरीके से डिले चल रहा है। और दोस्तों इस तरीके से अगर डिले चलता रहा और इसे सुधारा
ना जा पाया तो ये भारत के लिए आने वाले समय में खतरनाक हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि मल्टी रोल एयरक्राफ्टों का आवश्यकता भारत को इसीलिए है क्योंकि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट अलग अलग तरीके के मिशन में इस्तेमाल हो सकेगा, चाहे वो दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के हवा से जमीन में बॉम्ब दागना हो, दुश्मन के रडार स्टेशनों को तबाह करना हो, या दुश्मन के क्षेत्र के अंदर जाके एयर डोमिनेंस बनाने हो। ये सभी काम में मल्टी रोल एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हो सकता है। और दोस्तों नेवी के आवश्यकताओं को भी मल्टी रोल एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा किया जा सकता है क्योंकि मल्टी रोल एयरक्राफ्टों में एंटी शिप मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है जो कि समुद्री क्षेत्र के अंदर घुस के भी दुश्मन को तबाह कर सके। मतलब दोस्तों मल्टी रोल एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए लगभग सभी तरीके के एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा कर सकेगा और इसीलिए फिलहाल सबसे अधिक फोकस है मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। और दोस्तों भारत अपने इन मल्टी रोल एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई सारे स्वदेशी प्रोजेक्टों में भी काम कर रहा है। अब दोस्तों स्वदेशी तरीके से काम करने का जिक्र हो ही रहा है तो आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि भारत में एक ऐसे स्वदेशी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है जो भारत में पहली बार हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2025 तक अपना खुद का इंडिजिनियस ARM बेस्ड CPU को बना लेगा। मतलब दोस्तों अब तक आप लोग कंप्यूटर में इंटेल या फिर AMD के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिटों को इस्तेमाल करते हुए सुने होंगे, पर साल 2025 के बाद यह संभव हो पाएगा कि इंटेल या AMD के अलावा भारत के स्वदेशी सिस्टमों को भी या फिर कहे तो CPU को भी हम यूज कर सके। दोस्तों पहली बार की तरह भारत के जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग है मतलब CDAC है, उसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि कई सारे अलग अलग तरीके के ARM बेस्ड CPU को डेवलप किया जा रहा है। कंपनी के द्वारा पहली बार की तरह इसके डिटेल भी पब्लिक किया गया। अब दोस्तों इसके डिटेल में काफी सारे टेक्निकल जानकारी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है इसमें जो चिप को बनाया जाएगा वो 96 कोर और 96 GB HBM3 320 WTDP होगा और ये साल 2024 में लॉन्च होगा। अब दोस्तों ये लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि ये कमर्शियल यूज के लिए होगा और मार्केट में आएगा कि नहीं, और आएगा तो सबसे पहले कौन से डिवाइस में इस्तेमाल होगा। हालांकि दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि भारत एक ऐसा उभरता हुआ मार्केट है जहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे अधिक कंप्यूटिंग इक्विपमेंटों का इस्तेमाल होता है और दोस्तों ऐसे सभी इक्विपमेंटों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना आवश्यक है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मार्केट में इंटेल और AMD का ही राजत्व है, लेकिन भारत अगर अपना खुद के सिस्टम को डेवलप कर सकेगा तो एक तरीके से आप कह सकेंगे कि इसमें भारत अपना योगदान भी कर पाएगा। हालांकि इंटेल और AMD जैसे सिस्टमों को काउंटर करने के लिए भारत को लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये मार्केट में कई सालों से अपना एक तरीके से राज जमा बैठा है। और दोस्तों उसके अलावा भी AMD और इंटेल के जैसे प्रोसेसिंग यूनिटों को बना के सबसे पहले भारत को यह साबित करना पड़ेगा कि इसके बराबर भारत का सिस्टम बना है, तभी जाके भारत के इन इक्विपमेंटों के भविष्य में एक बड़ा मार्केट बन सकेगा। पर दोस्तों एटलीस्ट भारत की तरफ से कुछ नया अनाउंसमेंट किया गया है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के तहत नए काम को अंजाम देने का इरादा बनाया गया है। और दोस्तों साल 2024 में अगर इसे लॉन्च किया जाता है तो मेरा मानना यह है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर इसे लेके भारत को अवश्य सक्सेस मिलेगा। और एक बार इसे लेके सक्सेस मिलने के बाद भारत काफी हद तक अपने खुद के कंप्यूटर, स्मार्टफोन और कई तरीके के अन्य स्मार्ट डिवाइसेस को बनाने में सक्षम होगा। अब दोस्तों देखा जाए तो कई सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर के लिए स्पेशल कंप्यूटरों को बनाया जाता है और उसमें कई बार भारत की तरफ से बनाया हुआ स्पेशल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिटों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कमर्शियल मार्केट के लिए नहीं होता है और मेरा मानना यह है कि ये जो CPU का डेवलपमेंट किया जा रहा है जिसे साल 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ये शायद कमर्शियल मार्केट मतलब पब्लिक के इस्तेमाल के लिए हो।